गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता ये कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, क्योंकि यहाँ से ना ये आपको बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, यहाँ से सीबीएसई बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, प्लस नीट में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसीलिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, है ना। हेडिंग से हमें पता चल रहा है, हेडिंग हमने डाला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या डाला है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन आप अच्छी तरह जानते हैं, जीनोम वर्ड की बात करें तो जीनोम है क्या? क्या अगर मैं जीनोम की बात करूं तो जीनोम है क्या? याद कीजिए, हमने आपको बोला था कि जीनोम कुछ नहीं है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था पिछला लेक्चर में, आप पढ़े होंगे कि मैंने आपको उसमें बोला था कि एक हैप्लॉइड जीनोम जो है उसके पास कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹, मतलब 3.3 × 10⁹। ये हमने पढ़ा था। और डिप्लॉयड जीनोम के पास कितना होगा? बोलिए ज़रा। आपने बोला था कि डिप्लॉयड कंडीशन में 2n अगर होगा 6 × 10⁹ और हैप्लॉइड कंडीशन में 3 × 10⁹। ये आपने देखा था, इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये चीज़ आप देख चुके हैं। तो जीनोम से आप क्या बता रहे हैं? जितने के जितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है एक डीएनए में, उस चीज़ को आप क्या बोल रहे हैं? जीनोम। अगर मैं बोलूं कि भाई जीनोम कुछ नहीं है, टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए है, तो क्या आपका दिल कबूल करेगा? यस, कबूल करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जीनोम क्या है? कुछ भी नहीं है, होल कंटेंट, या फिर यूँ बोलिए कि इंटायर कंटेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के जितने भी जेनेटिक मॉलिक्यूल्स इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे को हम क्या बोल रहे हैं? जीनोम। समझ में आई बात? तो प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन के जितने भी मतलब टोटल कंटेंट जो है उसके डीएनए में, उस चीज की स्टडी को हम बोल रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। समझ में आई बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक साइंटिस्ट यानी जोहान क्रेग वेंटर, ये साइंटिस्ट पहली बार, फर्स्ट साइंटिस्ट सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस में लाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? हमारे जोहान ग्रेग वेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जैसे इन 1900 मतलब 1900 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ embarked and coordinated on project of sequencing human genome project। मतलब इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया, आपस में कोऑर्डिनेट किया। कौन? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और 1900 में ये काम उन्होंने शुरू किया। कौन? ह्यूमन जीनोम का। उसे ही बोला जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद वेलकम ट्रस्ट ने ह्यूमन जीनोम में पार्टिसिपेट किया और इसके मेजर पार्टनर बने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन मेजर पार्टनर हैं किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन किस किस का पार्टिसिपेशन रहा है। तो आइए पहला देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये चीज। दूसरी चीज हमने देखा वेलकम ट्रस्ट भी पार्टिसिपेट किया, है ना, और ये मेजर पार्टनर बन गया इसका, है ना। दूसरा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ा चुके हैं ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, सम कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट किए, है ना, बाद में आकर के कुछ कंट्रीज भी हैं उसमें आकर के पार्टिसिपेट किए, जैसे जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें। ये हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, और जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक हमने क्या देख लिया? कुछ नहीं देखा। हमने बोला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक तरह का ह्यूमन के जेनेटिक कंटेंट के सीक्वेंस को अरेंज करना, उसके सीक्वेंस बताना, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
फिर इनके बाद मैंने बोला एक साइंटिस्ट आए जोहान ग्रेग वेंटर, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इन 1900 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये आपस में एम्बार्क्ड एंड कोऑर्डिनेटेड ऑन प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम, उसे ही हमने क्या बोल दिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कौन थे, यूएस डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन किन किन का रहा है, वेलकम ट्रस्ट, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके बाद ये मेजर पार्टनर बन गए। ये तो थे ही, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी थी, और कुछ कंट्री भी बाद में क्या किया, इसमें पार्टिसिपेशन किया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान। ठीक है, इसको देखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करूं तो वाज लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 1900, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार जो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था वो बताइए। तो वाज लॉन्च, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1900। और कंप्लीट कब हुआ, तो 2003 में कंप्लीट हुआ। तो 1900 से लेके 2003 में कितने, 13 साल का गैप है। तो 13 साल इसको कंप्लीट होने में लग गया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, सो इट वाज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट। तो अब आपसे क्वेश्चन में यूं भी बोल दिया जाए 13 ईयर प्रोजेक्ट कौन है, तो आपके माइंड में सीधा ही पिक्चर चलनी चाहिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, वाई। मैंने यहां पे क्वेश्चन क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, वाई। मेगा मतलब होता है बहुत, मतलब ज्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज, मैंने रीजन अब लिखा आगे आंसर, क्योंकि ह्यूज कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी, कितना था, 9 बिलियन यूएस डॉलर। कितना कॉस्टली है, यानी ह्यूज कॉस्टली, तो एस्टिमेटेड कितना था, बोलिए जरा, 9 बिलियन यूएस डॉलर, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। अब आप यूं बता सकते हैं कि फॉर सीक्वेंस ऑफ वन बेस पेयर, एक बेस पेयर के सीक्वेंस के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, कितने डॉलर लगते हैं भाई, 3। तो 9 बेस, सॉरी 3 × 10⁹ के लिए कितना लगेगा भाई, बोलिए जरा, 9 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 9 बिलियन डॉलर क्या लग रहा है, वही चीज मैंने यहां पे बताया आपको कि फॉर सीक्वेंस वन बेस पेयर, एक बेस पेयर की सीक्वेंस के लिए कितना कॉस्ट है भाई, $3, 3 यूएस डॉलर। अब फॉर 3 × 10⁹ बेस पेयर कितना होगा, $3 × 10⁻, टोटल मतलब 9 बिलियन यूएस डॉलर, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। और भी बहुत सारे रीजन है कि लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन इन्वॉल्व, इसमें बहुत ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्नीशियन का इन्वॉल्वमेंट था। नेक्स्ट, फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटा के स्टोरेज के लिए जितनी भी चीजें हो रही थी इसमें, वो सबके डाटा को स्टोर करने के लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा रिक्वायर्स 3300 बुक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उठ के आते हैं क्वेश्चन यहां से। क्या बोला मैंने कि कितनी बुक जरूरत होगी, हुई है, मतलब इसके डेटा को सेव करने के लिए, तो बोलिए जरा, 3300 बुक्स, 3300 बुक्स। अब वो भी ऐसी बुक हैं जिसके पास 1000 पेजेस हैं हर बुक में, और हर पेज में 1000 टाइप्ड लेटर। अब सोचिए कितनी, मतलब एक टीम मिलके भी शायद अपनी लाइफ में पूरे ना पढ़ पाए, इतनी ज्यादा बुक है। मतलब एक तो 3300 बुक, 30,300 बुक्स, और हर बुक्स में 1000 पेजेस, और हर पेज में 1000 वर्ड्स, 1000 लेटर्स। आप सोचिए कितना है ना, ज्यादा है, बाप रे, बहुत ज्यादा। तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि भाई ये लॉन्च हुआ था कब, बोलिए जरा, 1 अक्टूबर 19 में, और 2003 में कंप्लीट हुआ था। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं जरा सा कि 2003 में जो था वो क्रोमोसोम नंबर 1 के अलावा सब लॉन्च हो गया था,
बट क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि साइज में बड़ा होता है, ये लॉन्च हुआ था पता है कब? 2006 में। सॉरी, कंप्लीट हुआ था कब? 2006 में। लॉन्च नहीं, आई एम सॉरी, कंप्लीट। तो पता ये चला कि सबके सब कंप्लीट कब हो गए थे। तो अब आपसे मैं अगर ये पूछूं कि 13 ईयर का एक्सेप्शन कौन सा है नीचे में, तो आपको ये देख लेंगे, क्योंकि इसमें कितने लग रहे हैं? बोलिए जरा, 3 साल और लग रहा है इसमें, 16 ईयर, है ना? तो यहीं पे लिख लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट आइए, हाँ ये चीज आपने देख ली। मैंने बोला कि मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूज कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी 9 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। वो कैसे मैंने बताया कि एक बेस पेयर के लिए $3। तो भाई 3 × 10⁹ बेस पेयर जो कि एक हैप्लॉइड जीनोम में होता है, उसके लिए कितना? 9 बिलियन यूएस डॉलर। समझ में आई बात? फिर उसका लार्ज नंबर साइंटिस्ट टेक्नीशियंस इन्वॉल्व एंड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा रिक्वायर्स 3,300 books and each books contain 1,000 pages and each pages contain 1,000 letters। ठीक है, नेक्स्ट आइए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या है? डेवलप्ड एट दैट टाइम, उसी टाइम में डेवलप्ड हुआ था विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से एक साइंस का भी डेवलपमेंट हुआ था उस वक्त, वो कौन है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो वर्ड क्या होता है, इसको आप तोड़ सकते हैं। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग, और इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेटा की कलेक्शंस थी वो सारे के सारे भी उसी वक्त हुआ था, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए गोल्स ऑफ HGP। HGP यानी ह्यूमन प्रोजेक्ट जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है? क्या गोल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कि आइडेंटिफाई ऑल जीन्स इन ह्यूमन। हम ह्यूमन के अंदर टोटल जीन्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन जीन किस टाइप का किस लिए कहां प्रेजेंट है। फिर से सुनिएगा, कौन जीन किस टाइप का किस लिए किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमन DNA। तो भाई ये चीज को पता करना था हमें, क्या? सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमन DNA। नेक्स्ट स्टोरिंग इंफॉर्मेशन डाटाबेसेस। इंफॉर्मेशन को क्या करना था? डेटाबेस क्या करना था? बोले स्टोर करना था। नेक्स्ट इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। तो उसके लिए जो टूल्स को इंप्रूव करना था उसके डाटा को एनालाइज करके, है ना। नेक्स्ट ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर। तो यहां पर जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई थी उसको अदर किसी इंडस्ट्री में भी क्या करना था? ट्रांसफर करना था, है ना। ट्रांसफर हुआ भी है। नेक्स्ट एड्रेस द LC। LC बोले तो मतलब कि LC के बारे में भी बताना, जैसे कि एथिकल और लीगल एंड सोशल इश्यूज। तो ये सारी गोल्स थे जो आपके NCERT में दिए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक बार NCERT खोलिए सामने में तो समझ में आएगा। आइए पेज नंबर 118 पे आप देखिए यहाँ पे कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25 जीन्स इन ह्यूमन DNA। कितने? 20,000 to 25 जीन्स इन ह्यूमन DNA। नेक्स्ट determine the sequence of the 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. Store this information in databases. Improve tools for data analysis. Next, transfer related technologies to other sectors such as industries. Address the ethical, legal and social issues, उसे ही हम क्या LC बोल रहे हैं, that may arise from the project। समझ में आई बात? अब आ जाते हैं थोड़ा सा मेथडोलॉजी पर। ठीक है, मेथडोलॉजी को पढ़ते हैं। मेथडोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मेथडोलॉजी को हम दो मेथड, एक्चुअल में मेथड है, ये दो मेथड है। क्या है? मेथड फर्स्ट और मेथड
सेकंड, यूं बोलिए। पहला मेथड है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स, जिसको हम ईटीएस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन। अब ये चीज आपको वर्ड से साबित है, वर्ड से यहां पे ये चीजें जाहिर है। क्या, आइए। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस मतलब जो भी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है वो आगे चल के इन द फॉर्म ऑफ आरएनए वो क्या हुआ, एक्सप्रेस हो गया एज आरएनए। जैसे अगर मैं बताने की बात करूं डायग्रामेटिकली कि ये हमारा क्या है भाई, एक डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या है भाई, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, यहां पे देखिए, है ना, ऐसे कुछ प्रेजेंट है। अब यहां से जो ये आरएनए बना तो जाहिर सी बात है कि आरएनए में वो आए होंगे, है ना। तो आरएनए में क्या हुआ होगा कि कुछ जीन्स क्या हुआ, एक्सप्रेस्ड हुआ होगा एज आरएनए। समझ में आई बात। तो इसमें ओवरऑल पार्ट क्या हुआ, पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें मतलब जहां जहां आरएनए बन रहा था जाहिर सी बात है वहीं का पार्ट क्या होगा, आरएनए के अंदर आया होगा। समझ में आई बात। तो वहां पे एक डेफिनेशन है, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो मतलब मेथडोलॉजी में हम पहला क्या देख रहे हैं कि सिर्फ वो जीन की बात कर रहे हैं हम जो कि आरएनए के फॉर्म में आया है। समझ में आई बात। नेक्स्ट मेथड सीक्वेंस एनोटेशन, मतलब इसमें ये बात बताया जा रहा है कि इसमें पूरा ओवरऑल की हम बात करेंगे। ओवरऑल जो हमारा एक डीएनए कंटेंट है वो सब की बात करेंगे हम। समझ में आई बात। और यही क्या है, एक्सेप्टेड है। तो सीक्वेंस ऑफ होल सेटअप ऑफ जीनोम, मतलब पूरे की बात कर रहे हैं। फिर से सुनिए, मेथडोलॉजी ये क्या है, एक तरह का मेथड है। एक है ESTS यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स। नेक्स्ट है सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या है कि भाई एक्सप्रेस्ड वाला पार्ट, जो डीएनए का जो पार्ट एक्सप्रेस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, ओवरऑल कंटेंट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंटेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो अब देखिए इस चीज में होता क्या है, ये चीज समझिए थोड़ा। इसमें होगा सबसे पहले, क्योंकि ये चीज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम अगर एनोटेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है डीएनए का आइसोलेशन। क्या होता है, डीएनए का आइसोलेशन। डीएनए का आइसोलेशन होने के बाद याद कीजिए अब उस डीएनए को क्या किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये डीएनए का आइसोलेशन कर लिया, डीएनए का आइसोलेशन कर लिया, तो इस डीएनए को अब क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा स्मॉल 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 पीसेस में। तो अब इसमें होता क्या है, बोलिए जरा, कि इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। भाई छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, स्मॉल फ्रेगमेंट में जो ये टूट रहे हैं, आखिर ये डीएनए को कट करने वाला एंजाइम होगा। यस, उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, विच इज नेम इज एंडोन्यूक्लियेसेस, विच इज नेम इज एंडोन्यूक्लियेस। समझ में आई बात। अब जो ये छोटे छोटे पार्ट को आपने छोटे छोटे में तोड़ दिया, जैसे मैं अगर बात करूं, ये देखिए आपने छोटे छोटे में तोड़ दिया, ये देखिए आपने छोटे छोटे में तोड़ दिया। तो अब ये पार्ट को, ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, इसको एक तरह का होस्ट सेल यानी एक तरह का वेक्टर के फॉर्म में एक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोलिए जरा, BAC, या फिर एक और है BAC, एक और है वो है YAC। समझ में आई बात। तो जब BAC और YAC में इसको रखा जाता है, इसके स्मॉल पार्ट को, तो उस वक्त इसमें क्या हो जाता है, क्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि क्या हो जाता है, क्लोन का फॉर्मेशन, मतलब इसमें कॉपी बन जाती है, इसके बहुत सारे कॉपीज बन जाते हैं, है ना।
जब इसके बहुत सारे कॉपीज बन गए तो फिर इसको सीक्वेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? सीक्वेंस किया जाता है और इसको मैच किया जाता है ऑटोमेटेड किसके साथ? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस के साथ, ऑटोमेटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए। समझ में आई बात? अब जो ऑटोमेटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए से इसको मैच किया, फिर इसको क्या किया जाता है? अरेंज्ड किया जाता है। अरेंज्ड किया जाता है किसके बेसिस पर? तो भाई बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बेसिस पर इसको क्या किया जाता है? अरेंज्ड किया जाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग के बेसिस का मतलब एक के ऊपर एक परसेंट, है ना। उसके बाद इसको अलाइन किया जाता है। क्या कहा जाता है? यूं बोलिए अलाइनमेंट इन सीक्वेंस। ये जो अलाइनमेंट इन सीक्वेंस है, ये ह्यूमन के बस की बात नहीं है कि उसको अलाइनमेंट करे, तो इसको कंप्यूटर से किया जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोग्राम। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। हमने क्या बोला? हमने कुछ नहीं बोला कि जिस एनोटेशन की हमने बात की, मतलब इसमें एंटायर पोर्शन ऑफ डीएनए को हम लेंगे, लेने के बाद उसके अंदर हम सारी प्रक्रिया करेंगे। जैसे हमने लिया, अब ये कैसे लिया, किस सेल से कैसे लिया, ये सारी चीजें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सुन लीजिए। सीक्वेंस एनोटेशन में सीक्वेंस ऑफ होल सेट ऑफ जीनोम पूरा लिया, ऐसा कोई पार्ट नहीं लिया कि जहां से जो कोड कर रहा था उसी पार्ट को लिया, नहीं, जो कोडिंग पार्ट था, जो नॉन कोडिंग पार्ट था, सबको लिया। लेने के बाद क्या किया? डीएनए का मतलब आइसोलेशन किया, वहां से ले लिया। उसके बाद उसको क्या किया? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, है ना, फ्रेगमेंटेड पार्ट में कर दिया, स्मॉल। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसे हमने क्या बोला? एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, उसके बाद इसको एक हमने होस्ट प्रोवाइड किया, वो है BAC एंड YAC। BAC बोले तो क्या है? बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC बोले तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, इसको दिया तो इसमें इसके कई सारे कॉपीज बन गई, है ना, और इसमें क्या हुए? क्लोन्स बन गए, है ना, कॉपी बनी, क्लोन्स। उसके बाद इस क्लोन्स को क्या किया गया? सीक्वेंस किया गया, है ना, सीक्वेंस किया गया और मैच किया गया किससे? ऑटोमेटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए से। ठीक है, आफ्टर दैट अरेंज किया गया उसको। ठीक है, किसके बेसिस पर? भाई बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। उसके बाद फिर अलाइनमेंट किया गया इन सीक्वेंस, यानी स्ट्रेट लाइन में उसको अलाइनमेंट किया गया, जो कि ये ह्यूमन की बस की बात नहीं थी, तो उसको कंप्यूटर की मदद से किया गया, इसीलिए बोल रहे हैं हम इसको कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस प्रोग्राम। इसको हम बहुत अच्छे से और कहाँ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर तो ये चीज थी। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, वो पार्ट है हमारा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके लिए आप जरा एनसीईआरटी खोलिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एनसीईआरटी खोलिए। यस, एनसीईआरटी आपने खोला है तो आइए अब एनसीईआरटी में हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 120, मतलब 120 पे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 6.9.1 साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। क्या क्या? फर्स्ट बोलिए, फर्स्ट क्या है? द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। सर आप ये एज इट इज एनसीईआरटी के क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और यहां पे सारी चीजें डेटा के फॉर्म में है। तो इसीलिए अब इसको अगर शॉर्ट भी किया जाए तो क्या किया जाए ना, तो इसको डायग्रामेटिकली समझाया जा सकता है। इसीलिए डायरेक्ट आपको याद करने हैं, बार बार लिख लिख करके याद करने हैं ताकि आपको याद रहे, और एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए साइलेंट फीचर लिख दो तो आप फटाफट लिखते हैं। ठीक है,
तो ये जैसे मैंने बोला कि द ह्यूमन जीनोम जो होता है उसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, तो ये डेटा है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कितने 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए। सेकेंड पॉइंट पर देखिए, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। एवरेज जीन कितने 3000 बेसिस उसके पास पाए जाते हैं, बट साइज इज वेरी ग्रेटली। साइज के क्या होते हैं, चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, है ना। विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन की अगर मैं बात करूं तो एट कितने 2.4 मिलियन बेसिस होता है। डिस्ट्रोफिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड नंबर पे अगर आ जाते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, जो कि बहुत कम है उससे जो कि पहले का एस्टिमेटेड था। पहले का कितना था 80,000 टू 1,40,000। अब बताइए इतने जीन्स का डिफरेंस था, लेकिन अब जो बाद में मिला वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड 30,000। पहले कितना था, प्रीवियस वाला एस्टिमेटेड कितना था 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोसाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन अ पीपल। तो मतलब लोगों में, इन ऑल पीपल की बात यहां पर कर रहे हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है, उसमें सबके पास 99.9% जो बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड है, वो सिमिलर है। सिर्फ 0.1% ही क्या है जो कि डिफरेंट है ना। क्या है, डिफरेंट। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। मतलब जो आपके डिस्कवर्ड हुए हैं कितने 30,000 एस्टिमेटेड ह्यूमन जीनोम, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। ह्यूमन जीन कितने अभी 30,000 डिस्कवर हुए हैं, इसमें से भी 50% का किसी को कुछ पता नहीं कि इसका फंक्शन क्या है, किसी को कुछ पता नहीं अभी तक, ठीक है। एक बात और बता दूं, इसमें से भी सिर्फ 2%, बल्कि लेस देन 2% बोलिए, लेस देन 2% ही प्रोटीन वोटीन हमारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, लेस देन, हाँ अगला पॉइंट वही है, फिफ्थ पॉइंट पे आइए। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। मतलब इंजाइम जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं वो 2% से भी कम की बात हो रही है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। मतलब कि ह्यूमन जीनोम की बात करें तो इसमें ऐसे सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहे हों, वो क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट आइए, रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। समझ में आ रही बात, रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, जो कई बार रिपीट हो रहे हों। तो ये चीज है, समटाइम्स 100 बार, कभी कभी तो 100 टाइम हो जाता है, कभी कभी 1000 टाइम हो जाता है ना। लेकिन जैसे कि मोस्टली कॉमन जो हो जाता है वो क्या होता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस टाइप से होते रहते हैं, 5 टाइम। लेकिन समटाइम्स 100 टाइम भी हो जाता है, 1000 टाइम भी हो जाता है, समझ रहे। एंड दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। मतलब इसका कोई कोडिंग नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक एंड इवोल्यूशन। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए भाई, जो स्ट्रक्चर है डीएनए का मेंटेन करना, है ना। डायनेमिक की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें तो उसके लिए ये क्या होते हैं, जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए, क्रोमोसोम, कौन सा पॉइंट हमारा चलेगा भाई, 8th पॉइंट। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन। सबसे ज्यादा जीन जो पाया जाता है क्रोमोसोम में वो कौन है, बोलिए जरा। क्रोमोसोम 1 कौन है, कितना है 2968। एंड वाई हैज द फीवेस्ट। वाई के पास सबसे कम जीन होता है, कितना होता है देखो 231। नेक्स्ट आ जाइए, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, जिसको उन्होंने बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी SNPS। उसको प्रोनाउंस किया जाता है कैसे, स्निप्स। ओके,
बोला क्या है कि साइंटिस्ट ने लगभग 1.4 मिलियन को लोकेशन को उन्होंने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, जिसमें से वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, किस क्या देखा उसको, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस दिखा और उसको बोल दिया सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म। जैसे एक तरफ टी है एक तरफ जी है, या फिर यूं मान लीजिए पहले क्या था, सी था और जी था, और डिफरेंस उसको क्या दिख गया, जी के अपोजिट में ए दिख गया। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए, उसी में ये किसमें occurs in human. This information promised to revolutionize the processes of finding chromosomal location for disease and associated sequences and tracing human history. तो क्या बोला कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या काम करती है भाई, हमारे क्रोमोसोमल लोकेशन को बताते हैं, कहां पर कौन सी डिजीज होना है। जैसे मान लो एक अच्छा सा सीक्वेंस चल रहा था, लेकिन किसी पॉइंट पे क्या हो गया, सिंगल डिफरेंस आ गया एक न्यूक्लियोटाइड में, जिसको हमने क्या नाम दिया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो या तो किसी न किसी डिजीज को कॉज करेगा या फिर किसी न किसी चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो ह्यूमन के बारे में बताएगा। ठीक है, उसका फिनोटाइप भी जाहिर होगा। नेक्स्ट आइए, हो गया बस हमारे पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, एज इट इज आपको याद रखने हैं भाई। क्या क्या याद रखने हैं, जैसे कि कितने कंटेन होते हैं भाई जीनोम, बोलिए जरा, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में, तो 3164.7। टोटल जो कितने एवरेज डीएनए है 30,000, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, वेरी भी करते हैं, जैसे 2.4 डिस्ट्रोफिन जीन में दिख गया था। नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेटेड डाटा कितना है भाई 30,000, लेकिन पहले से कम है। पहले का कितना था 80 to 140, पहले के लोग इतना मानते थे। ठीक है, 99% सिमिलर होते हैं, हाँ 1 पॉइंट यानी 0.1 ही क्या होते हैं बोलिए जरा, डिसिमिलर होते हैं। नेक्स्ट 2% से भी कम जीन जो होते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं जीनोम जो होते हैं, वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। फिर इसका रिपीटेड यूनिट क्या होता है हमने बता दिया, वो सबसे ज्यादा ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने बोल दिया कि भाई रिपीटेड सीक्वेंस जो कि डीएनए में बार बार रिपीट हो रहे हैं बहुत टाइम, उसको हम लोग रिपीटेड सीक्वेंस बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्रोमोसोम की बात करें 1 पे कितने होते हैं 2968, और उसके बाद वाई पर कितने होते हैं 231। ठीक है, फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया भाई 1.4 बिलियन लोकेशंस क्या किया आइडेंटिफाई किया, जिसमें से क्या हुआ कि सिंगल बेस डीएनए रेफरेंस को देखा और उन्होंने बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी SNPS, उसको प्रोनाउंस किया स्निप्स। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन की बात करें तो क्या करता है, प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एंड एसोसिएशन सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये थे हमारी एनसीईआरटी के कुछ लाइंस जो कि हमें बहुत जरूरी थे पढ़ने, तो एग्जैक्ट आपको वहीं से याद करनी है ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई इसके एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, तो आज ये हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। आइए यहां पर आपको देखिए अपने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है कि एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या है, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक्चुअल में ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हमने जो बात की, इससे मतलब इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है। अभी जो हमने देखा था ये तो सारी वो चीजें थी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमें पता चला था, जिसको हमने बोला साइलेंट फीचर। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो हमें जितनी चीजें पता चली है वो क्या था, साइलेंट फीचर था। लेकिन अभी इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो वही चीज आइए डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले कि भाई कॉमन ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करें, एंडोक्राइन डिजीज लाइक डायबिटीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज लाइक अल्जाइमर्स डिजीज। समझ में आते हैं बात। तो इस सारी चीज को हम लोग क्या इसके बेसिस पर इसमें देख सकते हैं, इसके बारे में पता लगा सकते हैं।
कैंसर्स की बात करें तो इसकी कैंसर की जैसे आज तक लोग बोलते हैं इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं आया है, तो वो चीज आप देखिए, कैंसर्स एफर्ट्स आर इन प्रोग्रेस, अभी तक प्रोग्रेस में है, टू डिटरमाइन जीन्स, उस जीन को जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट विल चेंज टू, ऐसा हम कोशिश में अभी तक हमारे जो प्रोजेक्ट है वो लगा हुआ है कि उसको एक नॉर्मल में कन्वर्ट किया जा सके। यानी कि ऑल वी नो दैट कि कैंसरस जीन जो है वो ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन क्या है भाई? कैंसर कॉज करता है, तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट, हेल्थ केयर की बात करें तो ये क्या, मेकिंग ड्रग्स, दवाइयां वगैरह है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट वगैरह। नेक्स्ट आज ये इंट्रैक्शन की बात करें तो इट विल बी पॉसिबल टू स्टडी हाउ वेरियस जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर, तो मतलब कैसे एक साथ काम कर रहे हैं जीन्स और प्रोटीन्स, है ना, इन अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जैसे हम पिछले कई लेक्चर से वही चीजें पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टिश्यूज 5th नंबर पे, तो ऑल द जीन्स आर ट्रांसक्रिप्ट्स इन द पार्टिकुलर टिश्यू, ऑलरेडी नो दैट कि ऑर्गन्स एंड ट्यूमर्स कैन बी एनालाइज्ड टू नो द कॉज ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन इट। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं और ये सब हम उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का यूज करके हम काफी चीज में क्या मदद कर सकते हैं, काफी चीज का हम पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज डेट एन एग्जाम्पल अगर बताऊं मैं, एज एन एग्जाम्पल यूं समझिए कि जैसे आपने पिछले क्लास में सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा था कि भाई ये ह्यूमन जीनोम ही तो है जिसके बारे में आप ये पता लगाएं कि भाई कौन से लोकेशन पे कहां पर चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये डिजीज देखी। अगर आपको पता चल गया कि फला पोजीशन पे फला न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से ऐसा हुआ है, तो आप वहां जाकर के क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए इसके एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा बोलिए जरा, वो होगा हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ, है ना। ओके, बाय।